गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पीपी सर। तो आप लोगों को हम सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा रहे थे। सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमने 2 लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया था। पहले लेक्चर में हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी बताए थे, सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। दूसरे लेक्चर में मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन किए थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन में आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, इसके बारे में बढ़िया से सब एग्जाम्पल दे के मैंने समझाया था। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा इमेजिनेशन लेक्चर है, पूरा इमेजिनेशन। पहला दूसरा लेक्चर बढ़िया से तो नहीं हो पाया था, थोड़ा आवाज़ में दिक्कत थी, लेकिन उसको भी हम बढ़िया से कवर कर देंगे। अभी आज ध्यान से पढ़ो बच्चों, बहुत अच्छा चीज़ मैं बताऊँगा आप लोगों को। पहले आप लोगों को ये चैप्टर पूरा इमेजिनेशन है, क्यूब के ऊपर है, ठीक। तो हम पहले क्यूब के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। तो पहले लिखो बच्चों चैप्टर सॉलिड स्टेट लिखो, सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 3 बाय पीपी सर, ठीक। तो सॉलिड स्टेट में बच्चों हम इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब के बारे में जानेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब, ठीक है बच्चों। इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब, इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब। देखो बच्चों, ये क्यूब है। आप तरह से आप लोग जो खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बच्चे बिगाड़ दिए हैं सब। तो आप लोग इसको सोचिए, ये क्यूब है। अब क्यूब में देखो, क्यूब में बच्चों, ठीक, क्यूब में कितने कार्नर होते हैं बच्चों? कार्नर कितने होते हैं? तो क्यूब में कार्नर होते हैं, 8 कार्नर होते हैं। देखो, 4 कार्नर नीचे, 4 कार्नर नीचे और 4 कार्नर ऊपर, तो 8 कार्नर होते हैं। और इसमें फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 फेस हैं। तो हम सबके बारे में बताते हैं। एज कितने होते हैं? एज मतलब किनारा, एज मतलब किनारा होता है। किनारा देखो बच्चों, कौन कौन किनारा है इसका किनारा ये है। देखो, एक किनारा, 2 3 4, इसी तरह सभी किनारे को काउंट करेंगे तो कुल मिला के 12 किनारे होंगे। अभी मैं डायग्राम के द्वारा यहाँ बना के समझा रहा हूँ। तो देखो, कार्नर क्यूब बताते हैं, क्यूब बनाते हैं। यहाँ क्यूब बना ले रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं बच्चों, क्यूब, ठीक। ये क्यूब है। क्यूब में कार्नर कितने हैं बच्चों? कार्नर, तो कार्नर को हम ऐसे लिखूंगा, कार्नर। हम इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब की बात कर रहे हैं। तो कार्नर, ये क्यूब है, क्यूब में कार्नर कितने हैं? कार्नर बच्चों हम 8 लिखेंगे, कार्नर लिखेंगे 8। उसके बाद फेस लिखेंगे, फेस कहाँ कहाँ है? तो इसमें हम देखेंगे फेस कहाँ कहाँ है। एक फेस तो आपका ये है, 1 2 3 4, मान लीजिए यह 6 फेस है। देखो, 1 2 3 4 5 6, वही है, ये ऊपर वाला है, जिससे देखो 1 2 3 4 5 6। तो आपके ये ब्लैक कलर वाले फेस हैं, ये कार्नर है आपका, कार्नर है, और ये आपके फेस हैं। फेस हिंदी में कहेंगे फलक। ये कोना है और ये फलक है। तो फलक कितना है? फेस कितना है बच्चों? फेस कितना है? 6 फेस है, ठीक। और क्या है? और आपको देखना है एज, EDG, एज मीन्स किनारा, एज मीन्स किनारा। तो किनारा कितना है? कितने किनारे हैं? किनारे कितने हैं? एक, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो किनारे कितने आ गए? 12, ठीक। एक किनारा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। तो किनारे कितने हो गए? 12। अब एक चीज़ और बताऊंगा, एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा। एटम, क्यूब में
क्यूब में यह कार्नर कितने एटम का कंट्रीब्यूशन करता है, तो कंट्रीब्यूशन बाई, अभी आप लोग इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे हम बताते हैं। नहीं, अभी एक चीज़ और जान जाओ आप लोग, एक चीज़ और जान जाओ, फेस, इसको अगर मिलाएंगे तो फेस होगा, तो फेस इसको कहेंगे फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, ठीक, ये भी आपका फेस डायगोनल है। अब बीचों बीच से अगर ला दें, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें हम, बीचों बीच से, अगर मान लो इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को इससे मिला दें, तो ये वाला डायगोनल बॉडी डायगोनल कहलाता है, इसको कहेंगे बॉडी डायगोनल। फिर से समझ लो, देखो यह फेस है, यह फेस है, यह फेस है, और इसके बीच में डायगोनल मतलब विकर्ण डायगोनल, अगर डायगोनल इसके बीच में खींचेंगे तो ये डायगोनल होगा, तो वही डायगोनल इसमें खींच रहा हूँ, ठीक है। तो डायगोनल हो गए, ये डायगोनल अगर इसके बीचों बीच से ले जाएं, इस क्यूब के बीचों बीच से ले जाएं डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल कहलाता है। तो मैं ये बॉडी डायगोनल दिखाया हूँ, तो इसको नोट करो, आगे हम फिर बताते हैं, वीडियो को पास करके नोट करो। तो अभी हम इसके बाद हम शुरू करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। ये ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज, बहुत ध्यान से बारीकी समझिएगा, यहाँ दिमाग लगाइएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ए क्यूब, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ए क्यूब। एटम में, क्यूब में एटम का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है तो मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग क्यूब बनाने का तरीका जान ही गए होंगे, खूब प्रैक्टिस कर लीजिए क्यूब। इसको थोड़ा सा लाइन को ऊपर खींच के बनाइएगा तो अच्छा बनेगा, ठीक। ये क्यूब है बच्चों आपका। क्यूब में कार्नर कितने होते हैं, वही पुरानी कहानी, कार्नर होते हैं 8, कार्नर होते हैं 8 और फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। तो इस फेस को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक। अब देखो ये कार्नर का कंट्रीब्यूशन करना, कार्नर तो 8 होता है, तो कार्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है। हाँ, ये कार्नर है, कार्नर कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्नर, ठीक है। कार्नर देखो भाई, इस पॉइंट को कितने क्यूब कवर कर सकते हैं, इस पॉइंट को कितने क्यूब कवर कर सकते हैं। तो देखो इस पॉइंट को कवर करने के लिए, इस कवर को करने के लिए मान लो 4 क्यूब, देखो एक क्यूब इधर है, एक क्यूब ऊपर से और इधर से क्यूब, तो कुल मिलाइए ऊपर 4 क्यूब लगेगा। दिमाग में देखो, डायग्राम समझने का प्रयास करो। इस पॉइंट को ढकने के लिए 4 क्यूब ऊपर रखेंगे, समझ पा रहे हैं बात को। 4, इस पॉइंट को, कार्नर वाले पॉइंट को ढकने के लिए 4 क्यूब ऊपर रखेंगे और फिर 4 क्यूब नीचे रखेंगे, ठीक है। यह सोच लो एटम का 1/8वां पार्ट है, यह समझ रहे हो। 1/8 अभी बताएंगे अच्छी तरह से, आप लोगों को बॉल के द्वारा समझाएंगे, मॉडल के द्वारा। यहाँ समझो एटम का 1/8वां पार्ट है, तो कार्नर का जो कंट्रीब्यूशन करता है 1/8 एटम कार्नर पर कंट्रीब्यूशन करता है। अब देखो ये पॉइंट है, आप लोग खुद से बता सकते हैं इस पॉइंट को ढकने के लिए, इस पॉइंट को मतलब इस एटम को ढकने के लिए कितना क्यूब चाहिए। एक इधर वाला क्यूब, एक इधर वाला, 2 क्यूब चाहिए। तो वह यह जो कंट्रीब्यूशन होता है, फेस कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस, ठीक है। तो फेस पर कंट्रीब्यूशन करता है, कितने का करता है बच्चों, 1/2 एटम का कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कार्नर पर 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है और फेस पर 1/2 का करता है। और एज पे क्या करता है, एज पे कितना करता है। एज पर देखो, एज मतलब किनारा, एज, यह एज है, ये कोई भी एज ले लो, मैं इसी एज को ले रहा हूँ, यह एज है, ठीक है। एज, दिमाग लगाओ, इस एज को कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए, दिमाग लगाओ। चलो ठीक है, दिमाग लगाते रहना, 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ
कंट्रीब्यूशन ऑफ एज, ठीक है बच्चों। तो 1/4 का कंट्रीब्यूशन होगा। इतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पॉइंट है। इस पॉइंट को न्यूमेरिकल में हमेशा काम आएगा, दिमाग में रखना चाहिए, याद कर लेना तुम लोग। वैसे याद नहीं करना, समझना, इमेजिनेशन पावर अच्छी होना चाहिए। इसको जल्दी कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो आपने, अब हम क्यूब के बारे में, लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्यूब में लैटिस बनाएंगे, एक तरह से कहते हैं उसको स्पेस लैटिस। तो मेरे साथ डायग्राम आप लोग बनाइएगा, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ वैसे आप लोग मेरे साथ डायग्राम बनाइएगा। ध्यान से मेरे साथ डायग्राम बनाइएगा। लड़के बनाने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो आप लोग डायग्राम बनाइएगा। ये मान लो मैं क्यूब के लिए बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा ही बना लो, आप लोग बड़ा बनाइएगा। मैं यहाँ तक बना रहा हूँ, वैसे क्यूब है। मेरे साथ डायग्राम सब लोग बनाना बच्चों, मेरे साथ सब लोग डायग्राम बनाइएगा। ऐसे क्यूब बन गया। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर से लेंगे। जितना ऊपर से लेंगे उतना बढ़िया बनने वाला है क्यूब। इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर से लीजिएगा, जितना ऊपर से ले जाएंगे उतना बढ़िया बनेगा। इस पॉइंट को ऊपर से ले जाइएगा। ऐसे बनाइएगा, सावधानी पूर्वक बनाइएगा। तो इतना बना ही लिए होंगे आप लोग। ठीक, बन गया बच्चों, एक क्यूब बन गया। तो इसको बीचों बीच से एक दूसरा क्यूब लिख जाइएगा। और देखो भाई, ये तो बन गया क्यूब, एक बना है क्यूब। ठीक, अब इस क्यूब में जितने भी एज हैं, एज का सेंटर काउंट करो। पहले हम क्यूब का कॉर्नर लिख देते हैं। कॉर्नर कहाँ है, यहाँ कॉर्नर है, ये कॉर्नर है क्यूब के। ऐसे कॉर्नर पे एटम रख दिया हूँ मैंने, और उसके बाद फेस पे रख दिया हूँ। फेस पे रख दें तो फेस पे भी रख सकते हैं, रख देते हैं फेस पे। एक एटम फेस पे यहाँ है, एक एटम फेस पे यहाँ है, एक एटम फेस पे यहाँ है, एक एटम फेस पे यहाँ है। इसको हम मिला ही दे रहे हैं, फेस वाले एटम को मिला ही दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग भी मिला लीजिए मेरे साथ मिला लो बच्चों। इतना तो मिल गया होगा। मेरे साथ बनाइए डायग्राम, सब लोग मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे। ठीक, और देखो ऊपर और नीचे जो होंगे फेस के एटम, तो यहाँ से बनाएंगे। मान के चलते हैं एक एटम यहाँ है और एक एटम यहाँ है। ठीक, एज सेंटर देखते हैं, एज सेंटर काउंट करते हैं। तो इसका एज सेंटर जो यहाँ होगा, एज सेंटर, तो इसको हम ग्रीन से दिखा रहा हूँ, एज सेंटर। ऐसे एज सेंटर बना लीजिएगा। इसका एज सेंटर यहाँ बनेगा। एज सेंटर बना लेना आप लोग, एज सेंटर बना लीजिएगा। ठीक है, इसका एज सेंटर ऑलरेडी यहाँ है। एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर। तो सभी एज सेंटर को, इधर के एज सेंटर तो मिला दिए हैं, रेड कलर से मिला दिया हूँ। तो आप लोग भी इसको रेड कलर से एज सेंटर को मिला लेते हैं। एज सेंटर को, एज सेंटर को मिलाइए। बन गया, बन गया। देखो भाई, तो हम बारीकी से इस पॉइंट को मिलाएंगे। रेड कलर से ही मिलाते हैं, रेड कलर से ही मिलाते हैं। तो ये रहा आपका क्यूब का स्ट्रक्चर, जो कुछ ऐसे है।
क्यूब का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें जो इस सर्किल के द्वारा दिखाया हूँ वो एनायन होता है और क्रॉस वाला एक केटायन होता है। ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, आयनिक कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। आगे हम इसके बारे में बढ़िया से डिस्कशन करेंगे हम। अभी आप जानिए सोडियम क्लोराइड का डिस्कशन किए हैं। तो इसमें कभी कभी पूछ देता है कि NaCl में, सब लोग जानते हैं NaCl में, ठीक है, Cl आयन कितने होते हैं और Na आयन कितने होते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसको Na आपका केटायन होगा, इसको हम क्रॉस के द्वारा दिखाएंगे, और Cl आपका एनायन होगा, इसको हम सर्किल के द्वारा दिखा रहे हैं। ये क्रॉस है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसमें इस क्यूब में Na आयन कितने होंगे और Cl आयन कितने होंगे? तो चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखो जो ये स्फीयर टाइप हैं, तो देखो 8 तो कार्नर पे हैं और 6 फेस पे हैं। तो 8 और 6 क्या होगा? 14 होगा। तो 14 जो होगा एनायन होगा। और क्रॉस कितने हैं? क्रॉस एक चीज छूट गया है यहाँ, क्रॉस। तो क्रॉस बच्चों कितने हैं? क्रॉस कितने हैं? तो जितने एज हैं उतने क्रॉस हैं। एज एक क्यूब में एज जो होते हैं कितने होते हैं? 12 होते हैं। और एक बॉडी सेंटर पे भी एज होगा। तो जो Cl आयन होगा Na आयन होगा, ये 12 और एक 13 होगा, ये 14 होगा। खैर ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा। इस पूरे सिस्टम को बच्चों हम कहेंगे, स्पेस लैटिस। इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे स्पेस लैटिस। तो हम डिस्कस करेंगे स्पेस लैटिस क्या होता है। इसको नोट करके आप लोग लिखेंगे स्पेस लैटिस। तो हम स्पेस लैटिस बता रहे हैं, स्पेस लैटिस, ठीक। तो स्पेस लैटिस के बारे में हम लिखेंगे द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle in bracket atom, molecule और ion in a 3D space is known as space lattice, ठीक। तो इसको नोट करें, स्पेस लैटिस। ये पूरा सिस्टम स्पेस लैटिस कहलाता है, पूरा सिस्टम स्पेस लैटिस। तो इसको हम स्पेस लैटिस ही कह सकते हैं। पूरा क्यूब ही को हम स्पेस लैटिस कह सकते हैं, स्पेस लैटिस कह सकते हैं। इस पूरे पॉइंट को स्पेस लैटिस कह सकते हैं, ठीक। तो कह सकते हैं क्यूब को एटम, मॉलिक्यूल या आयन के द्वारा सजाना स्पेस लैटिस कहलाता है। अभी दूसरा पॉइंट बताऊंगा, लैटिस पॉइंट क्या होता है। लैटिस पॉइंट टू बी नोटेड। लैटिस पॉइंट क्या होता है? तो लैटिस पॉइंट होता है बच्चों, ठीक, इस स्पेस लैटिस में जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, लाइक कार्नर, फेस, बॉडी, एज, जितने भी कार्नर पर एटम हैं या पॉइंट है उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं all atom in a cube in ब्रैकेट लिखो, कार्नर फेस, एज, बॉडी,
known as lattice point। ठीक, कार्नर पर, फेस पर, एज पर और बॉडी सेंटर पे जितने एटम होते हैं या पॉइंट होते हैं, सभी पॉइंट सबको हम कह सकते हैं लैटिस पॉइंट। किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, मान लो इसको ले लें या इसको ले लें, मान लो हम इसी को ले लें तो इसको हम कहेंगे लैटिस पॉइंट। एक और वर्ड आ रहा है, सुनने में आता है क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ कहीं लिख दें क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस बच्चों देखो, ऑल एटम आर रिप्लेस्ड बाय, ऑल पॉइंट्स लिख लो, ऑल पॉइंट्स आर रिप्लेस्ड बाय एटम मॉलिक्यूल आर आयन is known as crystal lattice, crystal lattice। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग वीडियो पास करके कॉपी करें, फिर हम आगे अभी शुरू करते हैं। सर बढ़िया, ठीक है बच्चों, तो आप लोग उतना कॉपी कर लिए होंगे। आगे हम ये तो डायग्राम आप लोग बनाए होंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वर्ड है वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यूनिट सेल क्या होता है बच्चों, यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। किसी क्रिस्टल सिस्टम का वह स्मॉलेस्ट पोर्शन, वह स्मॉल पार्ट जो अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करे, बार बार रिपीट करे, वह उसका यूनिट सेल कहलाता है। और यूनिट सेल से मिलकर इस स्पेस लैटिस का निर्माण होता है। हम एक बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को निर्माण करने के लिए बहुत सारी हजारों ईंटों का ज़रूरत पड़ता है। तो बिल्डिंग में जो ईंट लगती है, ईंट एक तरह से ईंट, वह यूनिट सेल हुई। तो हम यूनिट सेल इस डायग्राम में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। अभी हम समझाने का प्रयास करूंगा। देखो भाई, इसमें इस स्पेस लैटिस में या क्रिस्टल लैटिस में हम यूनिट सेल बना रहे हैं। तो देखो, इसको हम यूनिट सेल कुछ ऐसे बना रहे हैं। ये आपका यूनिट सेल है, इसके द्वारा हम ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये बड़े से क्यूब में एक छोटा पार्ट जो है यह यूनिट सेल है। एक तरह से छोटा वाला पार्ट यह यूनिट सेल है। बड़े से क्यूब में एक छोटा पार्ट जो है यह यूनिट सेल है आपका, यह यूनिट सेल है, यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो क्या आप लोग बता सकते हैं इस बड़े से क्यूब में ऐसे ऐसे कितने क्यूब होंगे? तो देखो, दिमाग लगाओ, एक क्यूब यहाँ है, ऐसी के जस्ट पीछे एक क्यूब और होगा छोटा सा, ठीक है। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक ऊपर होगा यहाँ, फिर यहाँ होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा। कितने क्यूब होंगे? दिमाग लगाओ, 8 क्यूब होंगे, 8। चलो, ऐसे क्यूब 8 होंगे। हम डिफिनीशन बता देंगे। तो किसी 3 डायमेंशन स्पेस में वह स्मॉलेस्ट पोर्शन जो अपने स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करता है, वह उसका यूनिट सेल कहलाता है। डिफिनीशन मैं बोल रहा हूँ, किसी 3 डायमेंशन स्पेस में वह स्मॉलेस्ट पोर्शन जो अपने स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करे, वह उसका यूनिट सेल कहलाता है। तो डिफिनीशन लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन portion, the smallest 3 dimension portion of complete space
lattice, the smallest three dimension portion of complete space lattice which repeat over and again in a different direction produces complete space lattice is known as यूनिट सेल। तो यूनिट सेल समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन छोटा भी लिख सकते हैं। किसी थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर में वह स्मॉलेस्ट पोर्शन जो अपने स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करता है वह इसका यूनिट सेल कहलाता है। टू डायमेंशन में अगर देखेंगे हम, टू डायमेंशन में देखें तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यहाँ ऐसे ऐसे बना लो, ठीक है। इसको मिला दो, इसको मिला दो, ठीक है, इसको मिला दो, यह यूनिट सेल है, ठीक है। ये सभी यूनिट सेल हैं, ठीक है। ठीक, कितने यूनिट सेल हो गए? एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल है, यूनिट सेल है, यूनिट सेल है, यूनिट सेल है। ये टू डायमेंशन के लिए है। एक्चुअली आपको यही पढ़ना है थ्री डायमेंशन के लिए। तो ठीक है, इसको कॉपी करें आप लोग। फिर आगे हम पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट। इसको नोट करने के बाद हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो याद कर लेना आप लोग ऐसे SBFE, ठीक। एक तरह से याद करने का ट्रिक है SBFE। एस मतलब होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। बी मतलब होता है बॉडी क्यूबिक क्रिस्टल। एफ मीन्स होता है फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, या लैटिस कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड लिख लो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसको बना लो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बना लो या क्रिस्टल कर लो, ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, ठीक है। तो इसके बारे में हम, और ई वाला पॉइंट है, ई है एंड सेंटर्ड क्रिस्टल, ठीक है। इस चारों के बारे में हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट के आधार पर आप देखेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। लेकिन अगर शेप के आधार पर देखेंगे तो 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। तो अभी हम इन चारों के बारे में बताने के बाद हम 7 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लाइन से हम सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस और एंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक इसको नोट करें आप लोग। शुरू करते हैं। डायग्राम को बना लिए होंगे, ठीक। हम शुरू करें। आगे हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है समझिएगा बच्चों ध्यान से। अब यहाँ से दिमाग लगाइए आप लोग, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक। तो ध्यान से देखो बच्चों, लिखो सिंपल
क्यूबिक क्रिस्टल या SCC इसको कह सकते हैं, SCC। ठीक, तो देखो बच्चों कैसे इसको याद रखेंगे। तो इसको हम गेंद के द्वारा दिखा रहे हैं। मेरे पास एक 4 बाल है, 4 बाल है मेरे पास, 4 ही बाल था, बाकी 4 बाल नहीं मिल पाई है, जो कल मिल जाएगी बाल 4। तो ये 4 गेंद है, ऐसे 4 गेंद हम लिए हैं, ये 4 गेंद है। अब मानते हैं, सपोज करते हैं इसके ऊपर और हम 4 गेंद रखते हैं, इसके ऊपर और हम 4 गेंद रखते हैं तो एक क्यूब बन जाएगा। ये 4 गेंद है, 4 गेंद ऊपर और 4 गेंद नीचे, मतलब 4 एटम नीचे और 4 एटम ऊपर, और सबको मिलाएंगे तो एक क्यूब बनेगा कि नहीं क्यूब। तो 4 एटम नीचे, 4 एटम ऊपर। तो देखो सभी एटम एक दूसरे को टच करेंगे, ध्यान से देखना। तो मैं समझा रहा हूँ, NCERT में भी डायग्राम बनाया हुआ है, अभी NCERT में दिखाएंगे आप लोगों को बढ़िया से। तो यहाँ 4 एटम लिख रहा हूँ, ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ। जितना इमेजिनेशन पावर अच्छा रहेगा समझ में आएगा, बच्चे भी समझ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 12th के लड़के समझ जाएंगे, बच्चे भी समझ जाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा मैं तो नहीं लगाना, दिमाग लगाना है इसमें। ठीक, दिमाग आप लोग इस क्यूब को बना देते होंगे, ठीक है, हम तो नहीं बना पाते हैं, तो ये भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक, तो 4 बाल हैं, 4 एटम नीचे और 4 एटम ऊपर। तो यहाँ देखो इसके नीचे मान लो ये इसके ऊपर बन गया है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ बन जा रहा है, बहुत बढ़िया नहीं बन पा रहा है। तो इमेजिन कीजिएगा, आप लोग इमेजिन कीजिएगा 4 एटम नीचे, 4 एटम ऊपर, और सभी एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। डिफिनीशन क्या है इसका, लिख लेंगे। डिफिनीशन एटम लिखेंगे इसका। 1 एटम at each corner, चटक ले लें क्या, चलिए चटक ले लेना। दूसरा है each corner atom touches the nearest corner atom। 1 atom at each corner atom touches the nearest corner atom। प्रत्येक कार्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक, अच्छा, तो ठीक है, अभी इसको नोट कीजिए ना आप लोग, फिर अभी हम इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर या ABD स्ट्रक्चर बताते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 1 एटम एट ईच कार्नर एटम टचेज द नियरेस्ट कार्नर एटम। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, देखो भाई NCERT की एक बुक है, ये NCERT की बहुत अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है NCERT। ठीक है, एक एक वर्ड में बहुत दम होते हैं इसके, तो आप लोगों से ही परचेज करेंगे, आप लोग NCERT लेके पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो NCERT में देखो बच्चों, ये डायग्राम हिंदी मीडियम की बुक है, कोई बात नहीं है। देखो ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में बताया है। देखो यहाँ देखो, ये सभी कार्नर पे एक एटम रखे गए हैं। ठीक है, तो इसको हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखो क्यूब के द्वारा अगर हम समझ रहे हैं, स्फीयर के द्वारा, तो देखो ये 4 एटम नीचे हैं और 4 एटम ऊपर। इस डायग्राम बुक में दिया हुआ है, 4 एटम नीचे, 4 एटम ऊपर दिया हुआ है। तो ये सिंपल क्यूबिक का बना। अब इसका ABD स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ ABD स्ट्रक्चर, ABD बना रहा हूँ। इस डायग्राम को इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे। देखो ये मैं क्यूब का बना रहा हूं, ऐसे क्यूब है। गड़बड़ हो गया है, फिर से देखते हैं।
ये देखो बच्चों कैसे आया है बता रहा हूँ, ये कैसे आया है ये समझा रहा हूँ, ये कैसे आया है। तो देखो हमने बताया है 4 एटम नीचे लेंगे और 4 एटम ऊपर, क्यूब बनेगा। और क्यूब बनेगा तो क्यूब को जैसे ये बाल है ना, ये 4 बाल लिए हैं हम, 4 बाल, ठीक है 4 बाल लिए हैं, तो इसी के ऊपर 4 बाल और लेंगे, क्यूब बनेगा। और सभी फेस के अलांग एटम को काटेंगे, ऐसे आधे आधे काटेंगे। तो जब काटेंगे तो कटने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचेगा। एटम को क्यूब बनाने के बाद फेस पर से काटेंगे, कटने के बाद कुछ ऐसा एक प्यारा सा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो देखो कटने के बाद इसके कार्नर पर एक कितना एटम रह जाएगा, एक कार्नर पे एक कितना एटम रह जाएगा तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कंट्रीब्यूशन, एटम का कंट्रीब्यूशन इस कार्नर को ढकने के लिए, याद करो, एक कार्नर को ढकने के लिए कितने एटम की जरूरत पड़ती है, कितने एटम की जरूरत पड़ती है, 8 एटम की जरूरत पड़ती है। तो ये कार्नर वाला जो है 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, ठीक। तो कार्नर 1/8 एटम करता है कंट्रीब्यूशन। इसमें हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम present in the unit cell, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो देखो इस एटम को काटने के बाद कितने मैं समझा रहा हूँ, कितने एटम रिमेनिंग शेष रह जाएंगे उसको हम कह सकते हैं जेड से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल कितने रह जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ, ऐसे बना दे रहा हूँ, दिमाग में रखे रहिएगा जैसे पहले बनाए थे हम लोग डायग्राम, ठीक। तो देखो 8 कार्नर हैं, ठीक है। तो हमने बताया कार्नर पर एटम का कंट्रीब्यूशन, कार्नर वाला कंट्रीब्यूशन कितने का करता है, एक कार्नर कितने एटम का कंट्रीब्यूशन करता है, तो याद कर लेना 1/8 एटम का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो कितने कार्नर, सभी कार्नर पे 1/8 होगा, सभी कार्नर पर 1/8 होगा, सभी कार्नर पर 1/8, जितने भी कार्नर है 1/8, ठीक, 1/8 1/8 1/8, ये भी 1/8, सभी कार्नर पर 1/8 है। और सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सबको जोड़ेंगे तो 1/8 + 1/8 + 1/8 टाइम 1/8 होगा। तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 × 1/8, या ऐसे करो 1/8 + 1/8 + 1/8, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1, 8 बार लिखोगे तो क्या फ़ायदा, ऐसे लिख लो 8 × 1/8 मतलब 1, ठीक है। तो इफेक्टिव एटम जो बचेंगे, इसमें बचेंगे कितने बचेंगे, 1 एटम इफेक्टिव एटम। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल 1 होगा, तो इसको आप लोग नोट करो, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ाते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, नोट करो, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। बच्चों तो हम नया चीज शुरू करते हैं, नया वाला दूसरा वाला पॉइंट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या क्रिस्टल मान सकते हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस BCC भी कह सकते हैं। फिर वही काम करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें 4 एटम लेंगे, दिमाग से 4 एटम लिए हैं, ठीक, ये 4 एटम लिए हैं। और देखो ध्यान से डायग्राम के द्वारा समझिएगा, देखो ये 4 एटम है, ये 4 एटम सामने लिया हूँ, और चारों एटम के बीचों बीच में एक 5वां एटम यहाँ रख रहा हूँ, बीचों बीच में एक एटम रख रहा हूँ। तो देखो, और एटम को रख के इसमें दबा रहा हूँ, ये दबा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, एक किनारे वाले ये चारों एटम, किनारे वाले चारों एटम एक दूसरे अपना आसान जगह जो सटे थे, एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, वो सटे नहीं हैं, दूर हट गए हैं। अच्छा, अब एक और काम करो, 4 एटम को और लाओ, और चारों एटम को ऊपर रखो, और रख के थोड़ा सा दबाओगे तो चारों किनारे हो जाएंगे, लेकिन चारों इस बीच वाले को टच किए हुए हैं।
इतनी बात समझ में आई? फिर से देखो, 4 एटम नीचे, एक बीच में और फिर 4 ऊपर, और सबको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो किनारे वाले जो एटम हैं वो थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, और बीच वाला एटम बाकी 8 एटम को टच किया हुआ है। मेरी बात को समझ पे आ रहे हैं आप लोग? ठीक है, 4 नीचे, 4 ऊपर, एक बीच में। बीच वाला सबको टच किया हुआ है, किनारे वाले सबको टच नहीं किए हैं। ध्यान से समझना बच्चों, बात को समझना ध्यान से। बीच वाले सबको टच किए हुए हैं, किनारे वाला टच नहीं किया हुआ है। एनसीईआरटी में दिखा रहा हूँ, डायग्राम दिया हुआ है, समझिएगा। एनसीईआरटी की बुक है, इसमें दिया हुआ है डायग्राम। डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। कहाँ गया? एक मिनट। यहाँ देखो बच्चों, बॉडी सेंटर के लिए बारे में बात किया है। बॉडी सेंटर यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है 4 नीचे, 4 ऊपर, एक बीच में है। यहाँ देखो ये बेडी बनाया हुआ है, यहाँ बनाया हुआ है। देखो किनारे वाले एक दूसरे को नहीं टच कर रहे हैं। मैं डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा, अभी समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझा रहा हूँ। डेफिनेशन लिखेंगे, क्या ऐसे क्यूब बना रहा हूँ, ये क्यूब में कॉर्नर, 8 कॉर्नर, एक बीच में है, एक एटम बीच में है। चलो इसको हम रेड के द्वारा लिख दे रहा हूँ, इसको रेड से। कॉर्नर एटम है, ये 8 कॉर्नर एटम है, और बीच वाला बॉडी सेंटर एटम है। तो ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसका, क्या लिखेंगे? 1 atom at each corner, ठीक है। दूसरा लिखेंगे 1 atom at body center, और तीसरा पॉइंट लिखेंगे each corner atom, नहीं बॉडी सेंटर एटम लिखो, बॉडी सेंटर्ड एटम टचेस द each nearest corner एटम। बॉडी सेंटर वाला एटम है जो किनारे वाले कॉर्नर के एटम है सबको टच कर रहा है, ठीक। और चौथा पॉइंट लिख लो, इच कॉर्नर एटम डू नॉट टचेज ईच अदर, ठीक। कोने के एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ध्यान देना, ये लास्ट वाला पॉइंट को ध्यान से देखना। कॉर्नर वाले एटम बॉडी सेंटर में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कहने का मतलब कह सकते हैं कि ये वाला सबसे रिलेशन बना रहा है, ये वाला बीच वाला एटम सबसे रिलेशन बना रहा है, सबके साथ रिलेशन बना रहा है, सबके साथ संबंध बना रहा है, सबके साथ मजे ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये साइड वाले एक दूसरे से बस संपर्क में नहीं आ रहे हैं, बस देख रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, संपर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो देखो कह सकते हैं कि बना लो भाई, ऐसे देखो ये इससे संपर्क करेगा, ठीक है, इससे संपर्क किया रहेगा, संपर्क करे रहेगा, कर लो सबसे संपर्क भाई, बना लो, सबसे रिलेशन बना लेगा, ठीक है। तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब ये बीडी बनाऊंगा, ये बीडी फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाऊंगा, ये बीडी, तो ठीक है। अभी इसको नोट करने के बाद ये बीडी बनाइए, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट कर लो, हाँ। नोट करने के बाद हम ये बीडी बनाते हैं, ये बीडी बनाते हैं। इसका देखो भाई कैसे बनेगा,
ऐसे कुछ डायग्राम है, बीच में एक, इसको बीचों बीच में एक एटम है, बीचों बीच में ऐसे एटम है, एक बीचों बीच में है, एक कार्नर एटम है, ठीक है। कुछ ऐसे डायग्राम है आपका। तो हमको बताना है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। हमको बताना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, ठीक है। एटम 4 एटम, सुन लो कैसे बना है, सुन लो। 4 एटम नीचे, 4 एटम ऊपर, एक एटम बीच में, बीच वाला सबको टच कर रहा है और सबको सभी फेस के एलान से काटेंगे। काटने के बाद कार्नर पे कितना एटम बचेगा? कार्नर पे कितना एटम बचेगा बताओ? कार्नर पे कितना एटम बचेगा? 1/8 बचेगा। तो यहाँ कार्नर पे कितना बचा हुआ है बच्चों? 1/8 बचा है, इतना एटम है। और बीच वाला खुद एक एटम है, कहाँ टच कटा हुआ है, तो ऐसे का वैसे एक एटम है, तो एटम, इतना एटम है। अच्छा, सबको अगर मिला दो, सभी टुकड़ों को मिला दिया जाए तो कितना एटम रह जाएंगे? तो उसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, या इफेक्टिव एटम कह सकते हैं। तो कितने बनेंगे? चलो ठीक, सोच लो, सोच के बताओ। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। कितने कार्नर हैं? सभी कार्नर पे यहाँ देखो, सभी कार्नर पे 1/8 एटम, सभी कार्नर पे 1/8। हाँ, तो सोच लो, सभी कार्नर पे या एक एटम, यहाँ से देख लो, यहाँ से समझोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। तो कितने एटम बचेंगे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल में? Z = 1/8 × 8 प्लस बीच वाला जो एटम हुआ है वो, ठीक है। तो इसको काट पीट किया, Z = 1 + 1 दैट इज Z = 2। तो बॉडी सेंटर के लिए इफेक्टिव एटम कितने रह जाएंगे? 2। इफेक्टिव एटम जो बचेंगे बॉडी सेंटर के लिए 2 बचेंगे। इसको कॉपी करो, फिर आगे हम पढ़ा रहे हैं फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो ठीक है, सिंपल बॉडी हमने पढ़ लिया था। और तीसरा हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक है। अच्छा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस नाम से ही पता चल जा रहा है, फेस सेंटर्ड। तो कहने का मतलब क्या हो सकता है? फेस के बारे में इस पर ज़्यादा चर्चा किया गया है, ठीक। तो समझा रहा हूँ, फेस सेंटर कुछ ऐसे होता है। एक क्यूब बनाए हैं, मान लो, क्यूब है बच्चों ये, ठीक। कार्नर 8 कार्नर। अब फेस कितने हैं? फेस 1 2 3 4, 6 फेस। पुरानी वाली कहानी है, ठीक। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे हैं, थोड़ी पुरानी कहानी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कहानी बदल गई है। ये 4 एटम हैं, तो 4 एटम यहाँ ऐसे हैं फेस के अलावा। चलो, 4 एटम ऊपर, 4 एटम नीचे, क्यूब बनेगा। लेकिन सभी फेस के अलावा, अभी हम इसको फेस मान रहे हैं, तो अभी इसको जब हम फेस मान रहे हैं तो देखो, एक एटम, इसको फेस है, तो एक एटम जो है ये गड़बड़ हो जा रहा है। 4 एटम ऐसे रखे हैं और
अगला इस फेस के एलांग एक एटम इसमें एडजस्ट करा रहे हैं, इसी में अगर लगा रहे हैं तो ऐसे देखो ऐसे बन जा रहा है। बनने के बाद देखो ऐसे फेस के एलांग एक एटम ऐसे रखे हैं, ठीक है। और रखने के बाद काटते भी तो हैं, काटते भी हैं, तो किनारे वाले जो बच जाएंगे, किनारे वाले सिर्फ 1/8 बच जाएंगे। अब बीच वाला भी कटेगा तो बीच वाला कितना बचेगा, बताया हूँ आप लोगों को, कितना बचेगा बताओ, आधा बचेगा, ठीक है, आधा। तो मैं समझाऊंगा, यहाँ समझा रहा हूँ, समझाऊंगा। यहाँ कितना एटम बचेगा, 1/8। यहाँ कितना बचेगा बोलो, 1/2 एटम बचेगा। ये फेस वाला एटम है, फेस वाला एटम है। और ध्यान से देखना, फेस वाला भी वही समझाया हूँ, फेस वाला एटम इन चारों एटमों को टच करेगा, बाकी इन चारों एटमों को टच करेगा, लेकिन इसमें भी प्रत्येक कार्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। बात को समझ पा रहे हैं? यह एटम फेस वाला एक दूसरे को टच करेगा, बट सभी कार्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो यह लाल वाला जो है फेस वाला एटम है, और सभी कार्नर एटम को टच करेगा। इस कार्नर में बगल वाले जो कार्नर के हैं, ये नहीं कि इसको टच कर देगा, नहीं, जो सामने के हैं इसको टच करेगा, ये यहाँ टच करेगा फेस वाले को, समझ रहे हो ना। ये वाला इसको टच करेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम देखकर डरना नहीं। हाँ, डायगोनल बन जा रहे हैं, ठीक। कई बार पूछ देता कितने डायगोनल बनेंगे इसमें, सॉरी फेस डायगोनल कितने होंगे बताओ जरा कमेंट करके। चलो ठीक है, ठीक ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। प्रत्येक फेस को टच करेंगे, तो चलो समझ गए होंगे। अब हम इसको बताते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं इसका। डेफिनेशन नंबर 1 है, 1 एटम एट ईच कार्नर, ठीक। दूसरा है ईच, ये लिखो 1 एटम एट ईच फेस, ठीक है। और तीसरा है ईच कार्नर एटम डू नॉट touches each other, ठीक। अगला पॉइंट लिख सकते हो, फेस सेंटर्ड एटम टचेज नियरेस्ट कार्नर एटम। फेस सेंटर्ड एटम टचेज each कार्नर एटम, लिख लो, टचेज each कार्नर एटम। फेस के एटम सभी कार्नर एटम को टच करते हैं, फेस के एटम सभी कार्नर एटम को टच करते हैं, समझना ध्यान से। तो अब लास्ट वाला चीज़ है, लास्ट वाला है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। लिखते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, तो कितने बचेंगे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। हाँ, नंबर ऑफ एटम लिखो, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। देखो भाई, लास्ट वाला डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, बना लीजिएगा आप लोग, ऐसे बनेगा कुछ। चलो समझा दे रहा हूँ, यहीं बना दो, देख लेते हैं, यहीं बनेगा। हाँ, यही बनेगा लास्ट वाला डायग्राम, इसे समझना। बीच में एक एक एटम होंगे, ये बन नहीं पाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, तो समझ लेना ध्यान से। देखो, चार एटम नीचे, 4 एटम ऊपर, क्यूब बना, सभी फेस के लाइन एक एक एटम रखे हैं, और उसको काटना जरूरी है। इसका मतलब ये मत समझना कि एक पूरा एटम रखा गया है, ऐसे नहीं है, काटा गया है। और काट के जब उसको फेस के लाइन से काटेंगे तो काटने के बाद 1/8 एटम बचा हुआ है, ध्यान समझना। तो काटने के बाद 1/8 बचा हुआ है, और फेस जो है फेस का 1/2 बचा हुआ है, मैं बता चुका हूँ।
इसको 8 क्यूब कंट्रीब्यूशन में होगा, 8 क्यूब में कंट्रीब्यूट होगा, ये 1/2 क्यूब में कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अब कितने एटम रह जाएंगे ये आप लोग हमको बताएं, कितने एटम बचेंगे काटने के बाद, कितने एटम बचेंगे, जेड से लिखते हैं कितने एटम बचेंगे। चलो बताते हैं, कार्नर पर एटम कितने हैं, कितने कार्नर हैं, 8 कार्नर, और सभी कार्नर पे कितने एटम हैं, 1/8। ठीक, तो ऐसा लिख सकते हैं 8 × 1/8 प्लस, अब फेस कितने हैं, कितने फेस हैं, एक फेस, 2 3 4 5 6, मैं बताया हूँ ना क्यूब में फेस 6 होते हैं, और ठीक है तो प्लस 6 × 1/2, 1/2 जानते ही हैं फेस तो आधा होगा, तो ठीक है ऐड करो, हाँ तो ये बचेगा 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1 + 3 = 4, मतलब काटने के बाद सभी एटम को मिलाओगे, इसे जब मिलाओगे तो 8 टुकड़ों के मिलाओगे तो एक टुकड़ा बचेगा, 1/8 टुकड़ा है, और सॉरी 8 टुकड़ों को मिलाया गया है और सबको मिला होगा तो एक एटम बचेगा, और 6 टुकड़ा, 6 टुकड़ों में आधा टुकड़ा है। ठीक है, आधा 6 टुकड़ा है, तो समझ सकते हैं कि 3 1 4 होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा फेस सेंटर क्या होता है, तो इसको नोट करो, फिर आगे हम बताते हैं एंड सेंटर। ठीक बच्चों, तो अगला है एंड सेंटर यूनिट सेल। तो एंड सेंटर में क्या होता है, कार्नर पर देखो एटम्स आर प्रेजेंट एट कार्नर एज वेल एज एनी 2 अपोजिट फेस। ठीक है, कार्नर पे है और फेस पे है, तो ये आपके रहे एंड सेंटर का। एंड सेंटर वैसे हम लोगों को पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तीनों का, बाकी 3 का ही जिक्र किया हुआ, 3 का जिक्र किया है, सिंपल, बॉडी, फेस। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सिंपल जो होता है, सिंपल क्यूबिक जो होता है, सिंपल क्यूबिक SCC और दूसरा है BCC, तीसरा FCC। हाँ, तो देखो ये सिंपल क्यूबिक को कहते हैं, इसको हम प्रिमिटिव सेल कह सकते हैं, प्रिमिटिव सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका, हाँ एंड भी ले लो, ECC मान लो, एंड सेंटर मान लो, ECC मान लो। हाँ, तो ये जो आपके कहलाएंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है सिंपल, बॉडी, फेस, 3 के ही बारे में चर्चा करना है। फिर से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, फिर से समझाऊंगा। सिंपल में देखो बच्चों, सिंपल की डायग्राम, सिंपल के लिए डायग्राम दिया हुआ है, देखो यहाँ सिंपल के लिए डायग्राम दिया हुआ, समझ में आ गया होगा। ठीक, सिंपल के लिए नंबर ऑफ एटम निकाल दिया, यहाँ नंबर ऑफ एटम निकाल दिया। बॉडी के लिए देखो, बॉडी के लिए यहाँ बीच में रखा गया है और कार्नर पे 1/8 रख गए हैं, तो ठीक 2 एटम कंट्रीब्यूट, 2 एटम पूरा रह जाएंगे। फेस के लिए देखो, फेस यहाँ देखो, यहाँ डायग्राम फेस के लिए दिया हुआ है, कार्नर ये बीच में 1/8 का, देखो ये आधा वाला है, 3 पीछे रहेंगे, 3 इधर यहाँ बनाया हुआ है। तो ये तीनों थे आपके नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, सिंपल, बॉडी, फेस के लिए। तो ठीक है, इतना आप लोग पढ़िए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।